तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, पिछले दो वीडियो में हमने इन दोनों पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आप लोग को नहीं पता तो यह पिछला दो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है बच्चों, यह आपके एग्जाम ऑफिस से अगर यह आपके एग्जाम में आता है तो पक्का 4 या 5 नंबर का पूछ लेता है। तो यह आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों दो मेन स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। एक को बोलते हैं अक्षीय स्थिति और एक को क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। यह दोनों स्थिति कोई ना कोई स्थिति आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, इसलिए यह पॉइंट बच्चों आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा अगर हम जिक्र कर दें वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आप जान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण तो समान होता है परंतु नेचर विपरीत होता है, और उनके बीच की जो लंबाई होती है बहुत सूक्ष्म लंबाई होती है, जिसको किससे लिखते हैं, 2l से। तो इस तरह का निकाय बच्चों आपका क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है बच्चों, तो किसी आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है जिसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है उसी को आप कहते हो तीव्रता। अब एक पॉइंट और जानिएगा, अगर हमारे पास कहीं पर कोई q कूलम आवेश है तो इस आवेश से r दूरी पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यह कितना होता है बच्चों, KQ/r²। कितना होता है बच्चों, KQ/r²। यानी यह दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। किसी आवेश से अगर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो कितना होता है बच्चों, KQ/r²। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है यह भी समझ पाए होंगे। एक पॉइंट और इसमें जान लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि होता है Q×2l, जो कि किसी एक आवेश और अल्पांश लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यह पॉइंट समझ पाए। तो इनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, इन दोनों के माध्यम से हम लोग इस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो बच्चों कह सकते हो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। सर जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो किसी एक आवेश और इनके बीच की जो दूरी होती है या फिर द्विध्रुव की जो अल्पांश लंबाई होती है, इनके गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक कूलम मीटर होता है। अब बात करें बच्चों, कहीं पर अगर कोई आवेश है तो यह आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है जिसको वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब किस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र है उसको हम तीव्रता कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर कहीं पर कोई आवेश है बच्चों तो इस आवेश से r दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यह होता है आपका KQ/r²। तो इतने सारे पॉइंट्स का यूज करके बच्चों हम लोग इन दोनों स्थितियों को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग अक्षीय स्थिति देखने वाले हैं। अक्षीय स्थिति क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान से समझेंगे बच्चों, यह पहला पॉइंट हमारा है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ क्या कहा जा रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, जान लिए, एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। तो मान ले रहे हैं सर जी, हमारे पास यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर क्या है, बना है। जो -q और +q आवेश से मिलकर क्या है, बना है। क्लियर है? अब क्या कहा जा रहा है बच्चों, अक्षीय स्थिति में हमें निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर जी अक्षीय स्थिति क्या होता है, तो इन दोनों को यह जो मिलाने वाली लाइन होती है बच्चों, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होता है, इसी लाइन को अक्षीय लाइन बोलते हैं। अब इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे इधर चाहे इधर, तो वह पॉइंट आपका किस स्थिति में होगा, अक्षीय स्थिति में। यानी इन आवेशों को मिलाने वाली लाइन पर कहीं कोई बिंदु अगर लेते हो तो वह बिंदु किस स्थिति में होगा, अक्षीय स्थिति में। तो मान ले रहे हैं बच्चों, यह जो द्विध्रुव है हमारा, जो कि लंबाई कितना इसका 2l, अगर इसका कोई मध्य बिंदु हम लें
इस द्विध्रुव का कोई मध्य बिंदु ले बच्चों, तो आधा दूरी इसका यल होगा और शेष आधा दूरी क्या होगा यल, और इसका यह मध्य बिंदु क्या है ओ। मान ले रहे हैं इस मध्य बिंदु से बच्चों आर दूरी पर इसके अक्षीय स्थिति में यहाँ पर एक बिंदु क्या है हमारे पास P है, जिस पर हमें क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना बनेगा इस द्विध्रुव के कारण। सर जी कैसे बनेगा, तो अभी जस्ट आपने यहाँ देखा कि अगर एक आवेश है तो इस आवेश से आर दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों बनता है। तो यहाँ पे द्विध्रुव में भी क्या हो रहा है, द्विध्रुव में भी दो आवेश हैं और दोनों आवेश यहाँ पे क्या करेंगे वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। अगर बच्चों इस पॉइंट को हम ए नाम दें और इसको बी नाम दें तो ध्यान से समझेंगे, तो ए के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब प्लस है तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर होता है, तो बी के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा बच्चों बाहर की तरफ। और अगर बात करें ए के कारण वैद्युत क्षेत्र का तो यह कहाँ होगा बच्चों अंदर की तरफ, जो कि होगा क्या ई। इतना पॉइंट समझ पाए होंगे। यानी बिंदु P पर अगर बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो B पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर और यहाँ A नेगेटिव चार्ज होने के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है। यहाँ जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र होता है अगर आवेश पॉजिटिव होता है तो वैद्युत क्षेत्र चार्ज से दूर की तरफ होता है, अगर नेगेटिव होता है तो चार्ज की ओर होता है। तो इतना बात समझ पाए होंगे। यानी यहाँ पर बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा बिंदु P पर वह वैद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों के कारण बनेगा। अगर प्लस की बात करें तो बाहर की तरफ और माइनस के कारण कहाँ बच्चों अंदर की तरफ। यानी बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र बनेगा। यानी अगर बात करें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो आप नॉर्मली कहोगे सर जी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह कितनी होगी, तो प्लस के कारण बाहर है और माइनस के कारण क्या अंदर। तो अगर याद हो आपको बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा है जो कि एक सदिश राशि है, और किसी पॉइंट पर अगर दो सदिश किसी बिंदु पर अगर दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं तो वहां पे वो दोनों इनका परिणामी जो होता है इस बिंदु पर इनका जो रिजल्टेंट होता है वह इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से मिलता है, यानी इन दोनों को घटा दिया जाता है। कौन सर जी अधिक है कौन कम, तो ये बिंदु देख पा रहे हैं इसके करीब है तो मान सकते हो EB अधिक है और ये क्या है कम है। यानी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वह होगा EB माइनस कितना EA। यानी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह कितना होगा EB माइनस EA। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम सॉल्व कर लें तो हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। पूरा पॉइंट सुनिएगा। माने हो एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई कितनी है 2L, मध्य बिंदु O होने के कारण आधा L और शेष आधा L। अब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, तो मान लीजिए द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके अक्ष में r दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों P, जहां में निकालना है क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमने देखा यहाँ पे दो आवेश हैं तो दोनों वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, तो प्लस वाला बाहर की तरफ और माइनस वाला अंदर की तरफ। यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा बच्चों EB माइनस EA। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या होगा ध्यान से समझेंगे। तो हमने जस्ट आपको बताया कि अगर एक आवेश से आप r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो तो बच्चों यह कितना होता है KQ/r²। इसी सूत्र का यूज यहाँ पर किया जाएगा। अब इसके लिए आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, एक आवेश की और एक दूरी की। तो आवेश तो पता है बट इस आवेश से इस बिंदु की दूरी हमें नहीं पता है। सर जी पता तो है, यहाँ तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पता है, हमें यह दूरी कहाँ से चाहिए इस आवेश से इस बिंदु तक। तो कैसे निकालें चलिए समझते हैं। ये बताइए बच्चों यहाँ टोटल रेजिस्टेंस R है, हमें इस आवेश से दूरी चाहिए यानी केवल इतना दूरी हमको चाहिए। तो अब बताइए अगर हम इस टोटल में से इतने में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इतना ही बचेगा। तो इतना R है इतना L है, तो R में से L को घटा दीजिए केवल इतना बचेगा, इतना बच्चों R माइनस L। यानी सर जी प्लस की उसे दूरी हो गया R माइनस L। अब इसी तरह बात करें यहाँ से अगर दूरी की, यहाँ से कितना दूरी होगा तो यह बच्चों हो जाएगा R प्लस L। ऐसे सर जी तो यहाँ देखो R इतना दूरी R और प्लस L तो कितना हो जाएगा R प्लस L। दूरी भी पता चल गया। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो कह सकते हैं EP इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा सूत्र यही है। क्या सूत्र है सर जी K Q, आवेश तो दोनों का। अब ध्यान से देखिएगा इस सूत्र में
अब चिन्ह का वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्शन आपने दे दिया चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ Q का केवल परिमाण लिया जाएगा। तो B पर कौन सा आवेश है? Q अपान R स्क्वायर। दूरी यहाँ से कितना दूरी है बच्चों? यहाँ से तो यह दूरी है R माइनस का होल स्क्वायर माइनस। अब बच्चों इसी तरह बात करें अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट का, तो यहाँ भी क्या कहेंगे? K Q, बट यहाँ से दूरी कितना है बच्चों? यहाँ से दूरी है R प्लस L, तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ पाए होंगे। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करें सर? तो यहाँ से देखिए आप KQ कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना यह आता है। ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को बच्चों। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कहेंगे ई पी इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान, यहाँ देखिए तो बच्चों एक कोष्टक में ए माइनस बी है, एक कोष्टक में ए प्लस बी। सर ये भी कहाँ है? अरे मान लो यह ए है या बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ ऑलरेडी इस पे स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। अब अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से कह सकते हैं के क्यू इज इक्वल टू के क्यू इंटू यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ अगर तोड़ें तो बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान में हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ से कह सकते हैं EP इज इक्वल टू के क्यू रहेगा। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ब्रैकेट यहाँ माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कैसे सर? देखिए यहाँ प्लस है तो साइन चेंज हो गया और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों प्लस 2RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या है बच्चों? होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ई पी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों के क्यू, और यहाँ बचेगा 4RL अपान क्या? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम व्यवस्थित करें, अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो इसको हम इस तरह से अगर लिख दें क्यू इंटू 2L इंटू 2R। सर ये कैसे लिखे हैं बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर यहाँ आप लोग नोटिस करो, यहाँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, यहाँ आर माइनस एल का क्या है बच्चों? होल स्क्वायर था। तो यहाँ थोड़ा सा नोटिस करो तो यहाँ 4RL है, तो 2 दूना 4RL, यही तो है, क्यू तो यही था। बस ऐसे इसको क्यों लिखा गया? क्योंकि बच्चों आपने अभी जस्ट देखा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? क्यू इंटू 2L। तो हम इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कह सकते हैं के इंटू P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। शायद इतनी चीजें समझ पाए होंगे। अब कुछ चीजें आर माइनस एल का, आर स्क्वायर माइनस एल का क्या है बच्चों? होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे और कुछ बिंदुओं को। क्या क्या है सर जी? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ बच्चों आप द्विध्रुव का जब परिभाषा पढ़े हैं तो यहाँ आप जाने हैं द्विध्रुव के बीच यह जो दूरी होती है बहुत सूक्ष्म होती है, यानी इतना सूक्ष्म होता है कि अगर इसका आधा कर दे तो नेगलेक्ट किया जा सकता है, यानी एकदम न के बराबर। यानी यहाँ बच्चों यह जो यल है वह आर स्क्वायर से, आर से बहुत छोटा होता है, इसलिए अगर आप यल का स्क्वायर करते हैं तो यह और छोटा हो जाएगा किससे? आर स्क्वायर से। यानी आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। यानी अगर इसमें एल स्क्वायर को जोड़ो या इसमें से एल स्क्वायर को घटाओ तो आर स्क्वायर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसको केवल आप लिख सकते हैं क्या? आर स्क्वायर। यानी बच्चों यूपी इज इक्वल टू के इंटू 2P इंटू आर, 2PR अपान, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर पे स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? आर पे पावर। एक आर कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या? ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट का यहाँ यूज किया गया था P इंटू 2L को P लिखने में। तो यहाँ जब कैंसिल करेंगे तो आप क्या पाएंगे? EP इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा 2P के इंटू 2P अपान आर, एक कैंसिल हुआ, केवल बचेगा आर पे क्या? क्यू। तो यह है आपका हो जाएगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
जहाँ बच्चों के बराबर स्मॉल के आप जानते होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान भी आप पढ़े हो 9 गुणे 10 के पावर कितना बच्चों 9 गुणे 10 के पावर 9 मात्रक पढ़े हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यह बच्चों हो गया बिंदु P पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना न्यूटन प्रति कूलम। ध्यान से समझेंगे पूरे पॉइंट्स को आप लोग। यहाँ से क्या है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। तो सबसे पहले प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर, माइनस के कारण अंदर। यह जो बिंदु है इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो इस आवेश से दूरी हो गया r माइनस एल और इस आवेश से दूरी हो गया r माइनस एल। अब इस बिंदु पर दोनों आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, लेकिन विपरीत होने के कारण इनको एक दूसरे से क्या कर दिया गया बच्चों, घटा दिया गया। दोनों का वैल्यू रख दिया गया इस सूत्र के आधार पर। उसको कैलकुलेट करके जब हम लोग हल किए बच्चों, तो हल करने के बाद हमें यह चीजें मिली। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जब हम इनको हल किए हैं तो यहाँ हल करने के बाद हमें क्या मिला है, यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल हुआ तो 4RL। यहाँ पर आप लोग कुछ चीजें समझ लेंगे। 4RL इंटू क्यू को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि Q इंटू 2L क्या होता है बच्चों, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू बचा है बच्चों, यहाँ पे हम क्या किए हैं, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया गया है क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म होता है। तो केवल बचा R स्क्वायर का स्क्वायर तो हो गया R पे पावर 4। तो R से R कैंसिल, तो बचा क्या, EP इज इक्वल टू K2P अपॉन R3। यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बच्चों, K इंटू 2P अपॉन R3। K का वैल्यू याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने क्या निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालिए बच्चों, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। शायद ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लेना, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कहीं डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, जरूर वहां पे हम आपको हिंट कर देंगे कैसे कैलकुलेट किया गया है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और कल हम लोग बच्चों इसका सेकंड स्थिति देखेंगे, क्या, निरक्षीय स्थिति। ये भी काफी अच्छा पॉइंट है, दोनों में से एक आध एग्जाम में जरूर पूछ लेता है। तो अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दोस्तों में भेजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में निरक्षीय स्थिति के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।